तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं अधिकरण के बारे में या ट्रिब्यूनल्स। तो अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो हमारे भारतीय संविधान में ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण के संबंध में मूल रूप से कोई उपबंध नहीं था, बल्कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में एक भाग 14 का जोड़ा गया और इस भाग को अधिकरण के नाम से जाना गया। तो अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा, ये दो अनुच्छेद में तो अधिकरणों से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 323 क की बात करें तो ये प्रशासनिक अधिकरण से, जबकि 323 ख जो है वो अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें प्रशासनिक अधिकरण की। तो प्रशासनिक अधिकरण जो कि अनुच्छेद 323 क में इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 323 ये कहता है, 323 क संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं के लिए और स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम और अन्य सार्वजनिक जो प्राधिकरण हैं उसमें जो व्यक्ति नियुक्त हैं उनकी भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित जो भी विवाद हो उनको सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो इसी तारतम्य में अनुच्छेद 323 क का अनुसरण करते हुए संसद के द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया गया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। और तो इसी अधिनियम के तहत अनुच्छेद 323 के 23 क के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया। इसके अलावा ये अधिनियम जो है प्रशासनिक अधिकरण के तहत कोई भी लोक सेवक जो पीड़ित है वो बहुत ही कम खर्चे में न्याय प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो अधिकरण के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, बल्कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता था। परंतु सन 1997 में एक निर्णय आया जिसमें चंद्र कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और जो न्यायिक समीक्षा है ये संविधान की मूल संरचना है। इसीलिए यानी कि अब अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, यानी कि कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर लें। तो ये जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ये विभिन्न राज्यों और दिल्ली सहित 1985 में गठित किया गया और वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। और जो 15 खंडपीठ हैं वो हाई कोर्ट के साथ, जो हाई कोर्ट के जो प्रधान पीठें हैं उनके साथ, और जो दो अन्य हैं उसमें एक जयपुर में और एक लखनऊ से संचालित होती हैं। अब अगर हम बात कर लें कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती और सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अलावा इस अधिकार क्षेत्र में जो अखिल भारतीय सेवा के होते हैं और केंद्रीय लोक सेवाएं होती हैं और केंद्र के अधीन जो नागरिक पद होते हैं उसके लिए, और जो सैन्य सेवा होती है उसमें सिविल सदस्य और अधिकारी। और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जो सैन्य सेवा हैं उनके सदस्य और अधिकारियों को, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के तहत जो सैन्य सेवा के सदस्य होते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनको, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय और कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसकी संरचना की बात कर लें तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ये एक बहुसदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। और वर्ष 2006 से पहले
कैट में एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होते थे और अन्य सदस्य होते थे। फिर क्या किया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया, और जो ये कैट के सदस्य हैं, इनका जो हैसियत है वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई है। और अभी यानी कि वर्तमान में जो कैट के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का एक पद, और जो अन्य सदस्य होते हैं उनके 65 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ये जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों ही संस्थानों से लिए जाते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ये होता है अध्यक्ष के लिए, जबकि जो अन्य सदस्य होते हैं उनके लिए भी कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन उम्र जो है अधिकतम 62 वर्ष में जो भी पहले हो वो होता है। तो ये हो गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात। अब थोड़ी सी बात कर ले हम राज्य प्रशासनिक अधिकरण की। तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था अनुच्छेद 323 क में ही की गई है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है यदि राज्य सरकार विशेष मांग करे तो अब तक 9 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, ओडिशा शामिल है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये राज्य प्रशासनिक अधिकरण है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की भी स्थापना करने का उपबंध 323 क में दिया हुआ है। अब जो अन्य मामलों के लिए अधिकरण हैं उसकी बात कर लें, जो कि अनुच्छेद 323 ख में बताया है कि संसद और राज्य विधायिका को, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अन्य मामलों के लिए अधिकरण है उसमें राज्य को भी अधिकार दिया गया है, जबकि जो प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है तो उसमें अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 323 ख के तहत संसद और राज्य विधायिका को कुछ मामले दिए गए हैं, और उन मामलों से संबंधित मामलों में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार दिया है, जिसमें शामिल है कर संबंधी मामले, दूसरा विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात से संबंधित मामले, तीसरा औद्योगिक और श्रम से संबंधित मामले, भूमि सुधार से संबंधित मामले, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण के मामले, और संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन वाले मामले, खाद्य सामग्री, किराया और किरायादारी अधिकार से संबंधित मामले। इनके लिए 323 ख के तहत अधिकरण का गठन किया जाता है। अब अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 323 क और ख में कुछ अंतर हैं, तो पहला अंतर यह है कि अनुच्छेद 323 क के तहत सिर्फ लोक सेवा से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 323 ख में अन्य मामलों यानी कि इन सेवाओं के अलावा अधिकरण का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 323 क के तहत सिर्फ संसद ही अधिकरण का गठन करती है, जबकि अनुच्छेद 323 ख के अनुसार संसद और राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरण का गठन कर सकते हैं। और जो तीसरा अंतर है वो ये है कि जहां अनुच्छेद 323 क के तहत केंद्र या प्रत्येक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण गठन किया जा सकता है, और इसमें शासन क्रम का कोई भी प्रश्न नहीं शामिल होता है, जबकि अनुच्छेद 323 ख के तहत जो अधिकरण का गठन किया जाता है उसमें एक पदानुक्रम के तहत ही उनका गठन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले कर संबंधी मामले, उसके बाद विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात से संबंधित मामले, जबकि 323 क के तहत जो अधिकरण का गठन होता है उसमें ऐसा कोई भी पदक्रम का पालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये था भारतीय संविधान में अधिकरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।